अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ कौन सी मेहमान शख्सियत मौजूद है, आपने उनको देखा तो कि उन्होंने मुझे रिसीव भी किया। अभी उनसे बड़ी मज़ेदार बातें भी होंगी उनकी ज़िंदगी के बारे में और जो वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं उनके बिज़नेस से भी रिलेटेड। लेकिन अगर मैं तारुफ़ की जानिब बढ़ूँ, हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, शुजात बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट के जो कि प्रेसिडेंट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, और इतनी कम उम्री में इतनी ज़्यादा मसरूफियत, कामयाबी और इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं, बातें करते हैं मज़े मज़े की, और वो तमाम सवालात जिनके जवाबात आप सब सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपने शो में वेलकम करूंगी आपको। वालेकुम अस्सलाम। वैसे वेलकम आज इन्होंने बहुत अच्छा किया है मुझे घर पर आने के बाद। हमारे प्रोग्राम में ये भी बड़ी इनफरादियत भी है इसकी और बड़ा मज़ा भी आता है कि मेहमान तो होता है लेकिन मेहमान बनकर मैं आ जाती हूँ। ये कैसी बात है? आप हमारे मेहमान हैं, आप सब मेहमान हैं हमारे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह मैंने आगाज़ में ही बताया, काम पे बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्यों ना आपकी ज़िंदगी से आगाज़ किया जाए, क्योंकि जो बचपन होता है ना वो हर इंसान का बड़ा खूबसूरत होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, तो ऐसी बात नहीं है, सबका खूबसूरत नहीं होता। लेकिन मेरा मानना ये कि वो जो लाइफ होती है उस वक्त इंसान हर सोच से, हर फिक्र से आज़ाद होता है। आपके बचपन के बारे में अगर पूछूं तो कहाँ पैदाइश हुई, कौन से शहर में, कहाँ परवरिश हुई, और पेरेंट्स में किसके लाडले थे ज़्यादा? अच्छा, देखिए मैं कराची शहर में पैदा हुआ जी, और मेरी 1994 की पैदाइश है, 20 दिसंबर। सेक्रेटेरिएट मेरा स्टार है। अरे वाह, स्टार भी बता दिया। देखेंगे तो मैं पूछती इनसे। और FC एरिया के एरिया में मैं जो हूँ, फेडरल कैपिटल एरिया में मैं जो है पैदा हुआ। और माशाल्लाह मतलब मेरी फैमिली FC एरिया, फेडरल कैपिटल एरिया से ही मेरा ताल्लुक था। मेरी फैमिली पूरे वहीं पर थी। और पूरे कराची वाले, पक्के कराची वाले, पूरे कराची लियाकताबादी हैं, पक्के लियाकताबादी हैं, पक्के लियाकताबादी हैं, ठीक। और लाडला जो है वो मैं अपने अब्बू का भी था। हमारे वाले साहब तो हयात नहीं है, तो मैं अपने वाले साहब का ज़्यादा। बहन भाई कितने थे? आपका कौन सा नंबर था? क्योंकि फिर उससे आपकी शरारतों का भी पता चलेगा। मेरी 2 सिस्टर हैं बड़ी जी, उसके उसके बाद मैं हूँ तीसरा, फिर एक छोटा भाई है मेरा। मेरी अम्मी जो है वो बैंकर थी, तो वो बैंक मतलब मेरी दोनों बहनों ने मतलब हम दोनों भाइयों को जो है माशाल्लाह से उनको तो आपने बड़ा अछूता टास्क दिया। ऐसा तंग किया, आपकी सोच है, ऐसा तंग किया हमने। अच्छा, आगे की जब जिंदगी का आगाज हुआ और फिर खास तौर पर जब तालिब इल्मी का होता है, तो उस वक्त किस तरह से किया? कि उस वक्त चोर थे या कुछ शौक था कि हाँ भाई पढ़ना है, किताबों से दिल लगाया? देखिए, निशानियां तो पूरी हो चुकी है। हाँ। एक अच्छे ईमानदार सियासतदान बनने वाली जी। लेकिन अभी कुछ निशानियां बाकी हैं। हाँ। उसमें से ये कि हम बड़े कामचोर हुआ करते थे साथ साथ। हाँ। और बड़े मतलब जब स्कूल लाइफ थी हमारी, हम पीछे बैठा करते थे। अच्छा, आपने लफ्ज कैसा यूज किया है ना इस वक्त? ये बड़ा कोई ये अब फायर निकल गया है। चलें सच बता दिया मैंने भाई। अच्छा, बड़ा मजेदार बताया ये तो। अच्छा, ये तो बताएं कि कहाँ पर स्कूलिंग, कहाँ पर हुई, कॉलेज लाइफ कैसी गुजारी? शरीफाबाद में मैंने मैट्रिक करा रॉयल अकेडमी से जी। और इंटर और मेरा जो बीकॉम पार्ट 1 था जो मेरा इस्लामिया कॉलेज से हुआ है, जो इस वक्त एम इंजीनियर रोड पर है। और फिर ये आगे का सिलसिला कैसे, कहाँ तक पढ़ा, या बढ़ा भी या नहीं बढ़ा, डायरेक्ट आप बिजनेस में आ गए? अच्छा, देखिए बात ये है कि मैं बिजनेस में मैं किस तरह आया। मैं बेसिकली एक पहले कबाड़िया था मैं ना, मतलब हमारा जो काम है, मेरा जो काम था वो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट में था। ठीक है। और इवेंट मैनेजमेंट के बाद जो है मतलब ये जो वर्ड यूज किया एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कबाड़ी कर रहा हूँ मैं इवेंट मैनेजमेंट के बाद जो है मतलब जब हालात थोड़े डिस्टर्ब हो गए तो फिर हमने जो है मतलब शेरशाह का रुख किया, फिर कबाड़िया बन गए हम। और कबाड़िया मतलब जो चीजें मिलती बस बेच डालते थे, मतलब पैसे मिलने चाहिए ना, मॉडर्न कबाड़िया ना। मॉडर्न देखिए, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो है स्क्रैप का काम करता हूँ, मतलब जो रियलिटी मतलब उसको बंदा शो ऑफ करे ना। मतलब कबाड़िया था, कबाड़िया हूँ, कमाई है उसमें। जितना सुनार नहीं कमाता उतना कबाड़िया कमाता है। बड़ी हुई है उसके अंदर। बात ये आपका ये मैसेज तो उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, इस वक्त कराची शहर में जितना काम है ना, जितना कराची शहर में जो लोग बोलते हैं ना कि कराची में काम नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो ये समझ लें जो बंदा कराची में काम नहीं कर सकता वो पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे पाकिस्तान से बाहर ममालिक जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। बाहर शहरों से लोग कराची आ रहे होते हैं, और जो लोग गांव देहातों से आए उनकी इस वक्त अपनी मिल्कियत है। इस वक्त उनके अंडर में कराची के लड़के, नौजवान लड़के मजदूरियां कर रहे हैं।
अच्छा, अगर चले इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इन सब पे हमने बात भी करनी है लाजमी, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे मैन कहा जाता है कि एक बड़ा दरिया भी पार करना है इंसान की जिंदगी में, वो होता है शादी का। तो ये जानना है कि ये लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई है। लव मैरिज, 7 साल लव मैरिज रही है। देखिए अब इनको समझ में आएगा कि ये सवाल पहले क्यों किया गया। अब उसके किस्से भी तो सुनने हैं ना मुझे, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद सुनूंगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले शुजात बन्नी साहब से बड़ा मैंने एक चटपटा सवाल किया था, जो कि आप लोगों की तरफ से भी आया हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब मैंने शादी का पूछा, आपने बताया भी कि वो किस तरह से, ज़रा कुछ किस्से तो सुनाइए शादी के अपने। शादी के किस्से सुनाऊं? जी, शादी के किस्से, शादी के ना सिर्फ, बल्कि अगर ये लव मैरिज थी तो किस तरह से हुआ वो लव बताएं तो। कि वो जो मूवीज में होता है कि देखते ही एक दूसरे को बेल्स बजने लगी दिलों में, ऐसा कुछ हुआ था? क्या हुआ? अच्छा, हम जो है ना, मैं जो है कहीं गया था, किसी इवेंट में था कि किसी, हाँ शायद किसी इवेंट वगैरह में गया हुआ था, तो वहाँ पर जो है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। देखिए, अपनी तहजीब को भी मद्देनजर रखते हुए, यानी ये चीजें, और मेरा मानना है ये ब्रॉडअप पे, परवरिश पे, आपके एटमॉस्फेयर पे भी बहुत हमने भी देखे, हमने भी मतलब अपने घर वालों, मेरी बहन गई थी या मेरी अम्मी ने बात करी थी, शायद उनके अब्बू से या बहन से, अम्मी से, वल्लाह आलम, हाँ बहन से बात हुई थी। जगा दिया ना मैंने, अम्मी ने, शर्माना खत्म हो गया। मेरी अम्मी ने जो है बात करी थी। फिर हम साथ काम करते रहे। फिर मेरा जो है वो पहले मंगनी हुई, 1 साल के बाद निकाह हुआ, फिर 1 साल के बाद रुखसती हुई, एक साल के डिफरेंस में। क्योंकि मैं मतलब मसरूफियत भी, फिर उसके साथ स्ट्रगलिंग। अच्छा, अब स्ट्रगल की अगर मैं बात करती हूँ, अगर जैसे हमारी अभी यूथ भी है, देखने वाले हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान होती है अगर आपके पेरेंट्स का कोई ताल्लुक किसी ऐसे शोबे से है या आपकी फैमिली में, ख़ानदान में। तो अगर मैं नामों का ही जिक्र करूँ, अंसार बर्नी साहब हैं, सारिम बर्नी साहब हैं, आपके फादर माशाल्लाह से, तो जिस तरह से आपने वेलफेयर का भी कहा कि उनका सपोर्ट रहा, उनके बाद आपने किया, तो क्या यानी मुश्किलात दरपेश आती हैं या नामों का फ़ायदा होता है इंसान को? क्योंकि मैंने जो देखा है, अमूमन लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, जो आपकी मेहनत है वो कहीं पीछे रह जाती है, और लोगों को ये होता है कि नहीं फलां का है तो इसलिए शायद ये सब कुछ मिल चुका है। देखें, बात ये है कि बर्नी फैमिली एक ब्रांड है और ये किसी की जागीर नहीं, ठीक। बिल्कुल, सबने बहुत मेहनत करी, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी, ठीक। और साथ ही साथ देखें, एक ब्रांड बनना बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको लेके चलना, ठीक। और ये भी प्लेट में रखकर नहीं मिल जाता, इस वक्त डिजिटल दौर है। और हमने भी बहुत स्ट्रगल करी, और हमने किसी के कंधों पर या किसी के रेफरेंस पे काम नहीं करा। बिल्कुल, अगर जो काम करा, मेरे वालिद मरहूम ने जितनी मेहनत करी, जितना उन्होंने जो एक क्राइटेरिया सजाया, एक बैकग्राउंड सजाया, उस बैकग्राउंड पे मैंने काम करा, ठीक। बिल्कुल। और जो मतलब हमारी फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट भी मुझे ये रही कि भाई करो, ठीक। और इतना आसान काम नहीं है कि एक ब्रांड को लेके चलना, एक नाम को लेके चलना। अल्लाह ताला ने मुझ में वो सलाहियत दी, ठीक। और सोशल वर्कर भी हर कोई नहीं बन सकता, जी बिल्कुल, हर कोई नहीं बन सकता सोशल वर्कर। वजह ये कि अल्लाह की तरफ से वो मुंतखब किए हुए नुमाइंदे होते हैं, ठीक। वजह ये कि एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे को भी देना ना, ये भी हम एक पुल का काम कर रहे होते हैं, ठीक। किसी चीज को उजागर करना, इस वक्त हमारा अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो इस वक्त वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो कि काम हुकूमती सतह पर होना चाहिए, वो एनजीओज कर रही हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। और मैंने देखे, मैं अभी भी अगर जो काम कर रहा हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब तक मैं कब्र में ना चला जाऊँ, मेरी स्ट्रगल जारी रहेगी, ठीक। जैसे मेरे वालिद मरहूम ने जितनी स्ट्रगल करी, मेहनत करी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया, और उनके इंतकाल के बाद ही मुझे क्यों याद आया, उनके इंतकाल से पहले ही मेरे दिमाग में क्यों नहीं रहा कि यार मैं सोशल वर्कर बनूं या उनके वेलफेयर को लेके चलूं, क्योंकि ये फैमिली ट्रस्ट थी मेरी, शफा वेलफेयर ट्रस्ट फैमिली ट्रस्ट थी। मैंने तो दूर दूर तक जिक्र नहीं था, पहले किया आपकी, मेरे पैदा होने से पहले की है, ठीक। और बेसिकली शफा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये वेलफेयर थी, 2011 में ये रजिस्टर्ड हुई है शफा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, ठीक।
इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हजारों खुली हुई हैं, काफी बैन हो चुकी हैं, काफी को जो है वो कैंसिल कर दी हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो देखिए वो काम के ऊपर है, देखिए हम बहुत कम काम करें, थोड़ा काम करें और हमारी जात से किसी को फायदा हो, हमारी वेलफेयर को हमने नाम ही शफाफ रखा है कि इसके अंदर ना शफाफियत कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों से मांगने से पहले अपनी जेब में देखेंगे आया कि हमारी जेब में कितने और हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस वक्त हजारों ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर ये वाली चीज है, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त वेलफेयर फंड्स तो कलेक्ट कर रही हैं, ठीक, लेकिन वो लगा कितना रही हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इसका 80% पैसा मेरी कंपनी या मेरी स्ट्रगल, मेरी टीम की स्ट्रगल से कमाया हुआ पैसा वो वेलफेयर में लोगों के लिए काम हो रहा होता है। किस तरह से मुल्क की खिदमत करनी है, किस तरह से आवाम की खिदमत करनी है, क्योंकि ये जज्बा होता है, उसी के तहत इंसान आगे बढ़ता है। बड़ी मजे की बातें हो रही थी और ये वाली बातें आप लोगों के लिए बड़ी इस्लाही भी हैं कि जो हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना बैठ के, चाहे तरक्की के लिए, काम के लिए या कोई भी समाजी खिदमत कर रहा होता है उसके लिए, ये सब कुछ घर में बैठ के कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं वो वही समझ सकते हैं। लेकिन फिर मैं माजरत चाहूंगी इनसे कि वक्त हो गया है ब्रेक का। देखते रहिए शाम फैज नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं शाम फैज नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले शुजात बर्नी साहब से ज़रा हमने एनजीओ के बारे में भी बात की। अब जो एक सवाल था ना जो मैंने इनसे किया भी शादी के बारे में, और इन्होंने कहीं ना कहीं घुमा के ना उसको बल्कि लपेट ही दिया था, लेकिन मेरी आदत है, मैं उससे मजबूर हूँ, मैं फिर वहीं आ जाती हूँ कि जो बात हुई थी शादियों के लिए, तो क्या ये 1 2 3 4 इसका सिलसिला, उसके बारे में कुछ बताएंगे आगे कि किस तरह? देखिए पहले तो ये बताएं कि 4 शादियों का जैसी जिक्र होता है तो मर्द हजरात के दिमाग में क्या बात आती है पहले कि सुन्नत है। हाँ। तो मैं ये सोचता हूँ ठीक है, सुन्नत है, हकीकत बात है, करनी चाहिए। वैसे भी खातून ने जो है इस वक्त मतलब ज्यादा है, मर्द हजरात से ज्यादा है, तो अच्छी बात है। बेवाओं से करें आप, ठीक है, अच्छी बात है। तलाक याफ्ता से करें, अच्छी बात है। हाँ। तो अगर सुन्नत को फॉलो करना है, ठीक है, करें आप। 3 4 शादियां, 5 शादियां, 10 शादियां करें। मेरे जो पीआरओ है असलम साहब, उन्होंने 8 शादियां की हुई हैं। हाँ। ठीक है, उन्होंने बेवाओं से करी हुई है, तलाक याफ्ता से करी हुई, और उनकी तीन आई थिंक उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। हाँ। तो वो टोटल 8 उनकी शादियां हैं। तो उनकी तरफ से भी उन्होंने बोला सुन्नत मैं अदा कर रहा हूँ, सुन्नत मैं पूरी कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कोई अपनी कम उम्र लड़की से नहीं करी। हाँ। ठीक इसी तरीके से एक मैसेज है ये कि अगर आप लोगों को 4 शादियां करनी है, 5 शादियां करें, बिल्कुल। अगर वो तलाक याफ्ता है और अगर वो आपसे बड़ी है, हाँ, तो बिल्कुल करें आप इसको सुन्नत, क्योंकि ये सब हम मजाक में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और उसको बस ये कह देते हैं कि एक तफरीह है तो हो जाए। वो एक तफरीह नहीं है, बल्कि वो भी एक सवाब का काम है। वो भी आपने एक हिस्सा डालना है एक जगह पर कि किसी ना किसी के साथ, जिसके साथ मजबूरी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तलाक याफ्ता, क्योंकि हमारे तो माशरे में किस तरह सा हाल होता है। अच्छा, अगर जिस तरह से हम ये इस्लाही बात कर रहे हैं, मैंने आपकी स्ट्रगल के ऊपर भी बात की, अगर अभी मैं मौजूदा एनजीओ के हवाले से बात करूँ कि क्या अज़ाइम है अभी, और उसके साथ यूथ की भी अगर मैं कुछ मैसेज भी लेना चाहूँ, और क्या यूथ के साथ हो रहा है हमारे मुल्क में, क्योंकि कहा बहुत कुछ जाता है। मेरा मानना ये है कि यूथ के साथ कुछ नहीं होता। जो लोग बोलते हैं यूथ के लिए ये चीज़ है वो है, यूथ के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं और आपकी तरह हमारी तरह सबको खुद आगे आना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा इस वक्त 2 जनरेशन, हमारे जो नौजवान नस्ल है तबाह हुई जी, ठीक। हाँ। उनके हाथ में कलम के बजाय हथियार दिए गए जी। हमारी यूथ जनरेशन तबाह और बर्बाद हो चुकी है। हाँ, ड्रग्स भी दिया गया, और वो भी दरसगाहों में, यूनिवर्सिटीज में, सारी जगह, स्कूल्स में। पर देखें आप, मतलब हमारी जो यहूदी लॉबी है, हाँ, वो चाहती है कि हमारा नौजवान नस्ल अय्याशी में पड़े, हाँ, तब वो तबाह होगा। हाँ। ठीक है, अब वो वहां पर गन रेट्स वगैरह या बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर नहीं फेंकने उनको यहाँ पर। हाँ। अभी मॉडर्न दौर हो चुका है। हाँ। ठीक, हमारी यूथ को तबाह करनी है, बर्बाद करनी है। वो कुछ हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के तहत हमारी जनरेशन खराब हो रही है। कुछ हमारे जो है इस वक्त इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। इंटरनेट एक जाल जो है, उसमें जो लोग इस वक्त फंस के रह चुके हैं। हमारी जनरेशन खराब हो चुकी है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं और अच्छाई और बुराई पे बहुत डिपेंड करता है। हमने बुराई ही प्रमोट की है, मुझे ऐसा फील होता है प्रमोट हमने बुराई की है। अगर आप बात करती है ना, देखिए अगर आप अच्छाई बुराई की बात करती हैं, इस वक्त जो
पॉर्न मूवीज है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? और हमारा वेबसाइट्स भी बैन नहीं है, बैन नहीं है, हमारी चीजें बैन नहीं है हमारा। अच्छा इस चीज में लेकिन मैं इंटरप्ट करके कहूंगी कि जो ये वाले कंटेंट हैं और जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे एज ग्रुप भी डिवाइड है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है वो चीज। हमारे तो बकायदा प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें ये सोचने वाली बात है हमारे मुल्क में। तमाम डेटाबेस काम किया जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। देखिए हम अब वो बात वही आ जाती है कि अब वो आपके ऊपर है कि आप अच्छा रास्ता बुरा रास्ता दोनों आपके सामने, आपने कहाँ जाना है। ठीक, हम देखिए मैं भी यूथ से मेरा ताल्लुक है। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि मतलब हमारी यूथ जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक के कुछ बैरियर्स हैं उनको ना हटाए जाए। हमारी यूथ पढ़ लिख कर इस वक्त अभी भी चिप्स का ठेला लगा रही है, बर्गर का ठेला लगा रही है। जिसके पास बीबीए और एमफिल किए हुए लोग हैं, हमारी लड़कियां इस वक्त जो है वो ठेला लगा रही है, बर्गर बेच रही है, चाय बेच रही है। और अंगूठा चाप जो है वो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स बना बैठाएगा, उसके ऑर्डर्स चल रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। जब हमारे पास मतलब देखिए मैं थोड़ी सियासी बात पर आ जाता हूँ। जब हमारे पास मैंडेट हमारा था, सियासी बात पे आएंगे तो फिर मेरा सवाल भी अटका हुआ है, ये बात पूरी करनी है। देखिए सियासी इस पर आ रहा हूँ। देखिए हमारा कराची का जो लड़का तबाह हुआ है क्यों हुआ है? जब इस वक्त कराची वालों के पास मैंडेट था, जब आपका मिनिस्टर आपका जब तोती बोलती थी, तब आपने अपने नौजवानों को सिर्फ केएमसी, केडीए और मतलब नाले साफ करने भी लगा दिया था। कोई अच्छी सीट्स भी देते ना यार, आप क्यों नहीं दिया आपने? और अब आपने जिन लोगों को सीटों पे लगाया वो भी इस वक्त जो है वो गायब होकर बैठे रहेंगे, मफरूर हुए। अच्छा ये हालात हमारे पूरे मुल्क के ही चल रहे हैं। अगर मैं अब इसमें ही सुधार की बात करूं, अब यूथ की तरफ आते हैं, तो क्या हम फ्यूचर के अंदर ऐसा सोच सकते हैं कि शुजात बर्नी भी कभी सियासत में आएंगे? देखिए मैं सियासत में आने का तो दूर दूर तक अब तक के कोई इरादा नहीं है। मैं अगर बात करूं कि जो इज्जत जो रिस्पेक्ट एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करने में है वो एमपीए एमएनए बनने के लिए लेकिन फिर वही चीज हो गई ना। देखिए इसका पॉइंट ये कि जो लोग मौजूद होते हैं वो एक्सक्यूजेस ये देते हैं कि जब तक पार्ट नहीं बनेंगे उनको मुश्किलात का पता नहीं चलेगा। ये एक बड़ी लंबी स्पीच हो जाएगी, लेकिन अब मैं नहीं बोलने दूंगी इस पर मैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। अच्छा देखिए ये वाली बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी और इसके लिए मुझे अलग से फिर एक और इंटरव्यू भी इनका करना पड़ेगा। अगर मैं अब प्रोग्राम का, क्योंकि हमारा वक्त कम बचा है, उसके मैसेज की तरफ आऊँ तो यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले इस वक्त है? और साथ में अगर मैं अपने प्रोग्राम की बात करती हूँ शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ फैज़ नेटवर्क के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए यूथ को मैं कहूँगा कि पहले तो वो टिश्यू पेपर बनना छोड़ दें, क्योंकि हर सियासी जमात आने वाली नस्ल को अपने पीछे लगाकर एक बिरयानी के ठेले को और कुछ सुहाने ख्वाब दिखाकर जो है हमारी सियासी पार्टियां जो है हमारे जो यूथ जनरेशन है उसको तबाह बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं अपना बिजनेस करें। आपने किसी के पास काम नहीं करना, अपना खुद बिजनेस करें। भले ही आप जूते पॉलिश करें लेकिन अपना कारोबार करें, भले वो कारोबार आपका कचरे का ही क्यों ना हो, स्क्रैप का ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि मिसाल आपके सामने है। मैं खुद एक कबाड़िया हूं और मैं अपनी यूथ जनरेशन से ये कहूंगा कि आप लोग खुद जो है अपना बिजनेस करने की कोशिश करें। अपना बिजनेस करेंगे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। जब आपके सर पे पड़ेगी तो आप खुद जो है एक बिजनेसमैन के तौर पर जो है इस कराची के शहर में आप काम कर सकेंगे। और फैज़ नेटवर्क को मैं जो है मुबारकबाद कहूँगा कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त पैगाम और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। ये मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से सरप्राइज, जो आपको हमारे प्रोग्राम की और पूरी टीम की याद दिलाता रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, आपने हमेशा की तरह आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ पसंद किया होगा। आज के प्रोग्राम से एक और मैसेज मिला और वो ये है कि अगर आप सब कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी इंसान, तो अगर उसके दिल में जुस्तजू नहीं है, वो मेहनत नहीं कर सकता और सिर्फ वो सोचता रहता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और इसी सोच में सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने कामयाब होना है तो उसमें मेहनत करनी है और मेहनत करने में छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।